decree is to be passed only for the reasonable compensation not exceeding the sum named by the parties. Thus, Section 74 entitles a person complaining of breach of contract to get reasonable compensation and does not entitle him to realize anything by way of penalty. Anything by way of penalty. बच्चों समझ में आया? तो बच्चों किसी भी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट में you can claim compensation and that compensation must be reasonable, but you are not entitled to claim any penalty. Try to understand. आप पेनल्टी के तौर पर कुछ भी रिकवर नहीं कर सकते. हाँ, पेनल्टी रिकवर तभी हो सकता है जब गवर्नमेंट सीन में हो. कुछ समझा अभी? हेलो, आपने इनकम टैक्स नहीं पे किया 10,000, तो बच्चों गवर्नमेंट आपके ऊपर 10,000 तो ले ही लेगा, 5,000 का पेनल्टी भी ले सकता है. डू यू एग्री विद दिस? बिकॉज यू आर नॉट फॉलोड द लॉ. आपने सुना है कि नहीं, पेनल्टी हमेशा कौन लेता है हमसे? पेनल्टी फाइन हमेशा कौन कलेक्ट करता है? बोलो बच्चों. पेनल्टी फाइन हमसे कोई व्यक्ति ले सकता है क्या? बच्चों, पेनल्टी एंड फाइन केवल गवर्नमेंट को ही लेने का हक है. तो बच्चों ये एक्सेप्शन हो गया, देखो. यानी पेनल्टी कौन रिकवर कर सकता है? ओनली गवर्नमेंट. अगर आपने गवर्नमेंट के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, मान लो, चलो मैंने नगर पालिका के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है एंड नगर पालिका मेरे से बॉन्ड साइन करवाता है एंड बोलता है गिरीश तुम पूरा काम करोगे तो ही पैसा मिलेगा, काम बीच में छोड़ दिया, बरोबर है, तो आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी. तो बच्चों इसका क्या मतलब हुआ? जब भी मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट के साथ करूंगा एंड बच्चों उसमें अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन हो गया तो बच्चों मुझे पेनल्टी भी पे करने के लिए आ सकती है. डू यू एग्री विद दिस? हमारे इंडिया में पेनल्टी शब्द तभी आएगा व्हेन वी आर डीलिंग विद गवर्नमेंट. बरोबर है. नॉर्मल लोग के साथ डील करेंगे तो पेनल्टी नहीं आएगा, ओनली रीजनेबल कॉम्पनसेशन आएगा. तो बच्चों वी हैव अ एक्सेप्शन एंड देन वी हैव थ्री इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स. ओके, जो हमारे फंडास को क्लियर करेगा. सेक्शन 74. बच्चों व्हाट इज एक्सेप्शन? ऊपर अभी जो इंडियन लॉ पढ़ा कि नहीं हमने, उसका एक एक्सेप्शन है. देखो, जब मैंने एक्सेप्शन बोला मतलब क्या? पेनल्टी ली जाएगी कि नहीं ली जाएगी? पेनल्टी भरने आएगी कि नहीं आएगी? अपोजिट. यानी रीजनेबल कॉम्पनसेशन के साथ साथ, रीजनेबल कॉम्पनसेशन के साथ साथ आपको क्या देनी पड़ेगी? एक रीजनेबल कॉम्पनसेशन के साथ साथ आपको सामने वाले को क्या देनी पड़ेगी? पेनल्टी. बच्चों वो कौन सा केस है, जरा एक्सेप्शन में पढ़ते हैं हम लोग. देखो, वेर एनी पर्सन गिव्स एनी बॉन्ड, बॉन्ड मतलब समझिए ना, साइन करके एग्रीमेंट, टू द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी पब्लिक ड्यूटी. बच्चों अगर मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को कोई बॉन्ड दिया है फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी पब्लिक ड्यूटी और एक्ट in which the public are interested on the breach of condition of any such instrument, अगर ऐसा breach of condition हो गया, he shall be liable to pay, underline this word, whole sum mentioned therein. मुझे पूरा अमाउंट पे करना पड़ेगा जो उस बॉन्ड में लिखा है. इसका क्या मतलब है? अगर उससे कम अगर लॉस हुआ है गवर्नमेंट को तो, हेलो, उससे कम अगर लॉस हुआ है गवर्नमेंट को तो, अगर उससे कम लॉस हुआ है गवर्नमेंट को तो फिर भी उतना ही क्लेम करेगा जितना बॉन्ड में लिखा है.
सुना मैंने क्या कहा? इज दैट क्लियर? ओके, चलो बच्चों, मैं पूरा पढ़ रहा हूँ। एग्जाम्पल 1, A contracts with B and that if A practices as surgeon in Kolkata, he will pay B 50,000. एंड बच्चों हुआ क्या? ए प्रैक्टिस एज सर्जन एट कोलकाता, यानी कि ब्रीच ऑफ कंडीशन हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। बी इज एंटाइटल्ड टू सच कॉम्पनसेशन नॉट एक्सीडिंग 50,000 एज द कोर्ट कंसिडर्स रीजनेबल। चलो जल्दी जल्दी टाइप करो। एग्जाम्पल 1 क्लियर हुआ सबको? पढ़ो एक बार। एकदम सिंपल है, सेक्शन 74 वाला है। दोनों के बीच में कितना डिसाइड हुआ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में? प्री फिक्स्ड डैमेजेस कितना डिसाइड हुआ ए एंड बी के बीच में? टाइप करो। एंड बच्चों ब्रीच होने के बाद बी कितना क्लेम कर सकता है ए से? 50,000 से ज्यादा या नॉट मोर देन 50,000? 50,000 ओनली, नॉट मोर देन 50,000। ओके, नॉट मोर देन 50,000। ओके, ठीक है। तो बच्चों ये गवर्नमेंट से रिलेटेड में बच्चों पेनल्टी आ गया एक प्रकार से, पेनल्टी नेचर में चला जाता है, गवर्नमेंट का केस होता है तो। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ो। A borrows rupees 10,000 from B and gives him a bond. Underline the word bond. बच्चों बॉन्ड वर्ड आ गया ना तो समझ जाने का गवर्नमेंट से रिलेटेड। हेलो, क्या बोला मैंने? बॉन्ड वर्ड आ गया तो गवर्नमेंट से रिलेटेड है। यानी बच्चों ये नॉर्मल रूल है कि एक्सेप्शनल केस है? बॉन्ड वर्ड आ गया मतलब नॉर्मल रूल है कि एक्सेप्शनल केस है? एक्सेप्शनल केस है ना बच्चों? वेरी गुड। तो बच्चों क्या लिखा है देखो, ए बोरोज रुपीज 10,000 फ्रॉम बी and gives him a bond of rupees 20,000 payable by 5 yearly installments of rupees 4,000 with stipulation, क्या कंडीशन के साथ? that in default of payment the whole shall become due, the whole shall become due. This is the stipulation by way of penalty. बच्चों पहले तो केस समझा क्या? ए ने गवर्नमेंट से कितना बोरो किया? चलो एग्जांपल, ए ने गवर्नमेंट से कितना बोरो किया? एंड ए गवर्नमेंट को कितना वापस देगा? प्रियांशु 20,000 नहीं, 10,000। वापस कितना देगा? 20,000। लेकिन 20,000 कैसे देना है? 5 इंस्टॉलमेंट में, हर साल 4-4 हजार रुपया। सुना सबने? तो 5वें साल में 20,000 कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं गवर्नमेंट को? हिसाब लगाओ, 4,000 इंटू 5, 20,000। बच्चों अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ए ने बी को 3 इंस्टॉलमेंट पे किए 3 साल में, 4,000, 4,000, 4,000। 3 इंस्टॉलमेंट पे हो गया है, 2 इंस्टॉलमेंट बाकी है। सुना सबने? यानी बच्चों ए बी को कितना दे चुका है? ए बी को कितना दे चुका है? 20 देना है 5 साल के एंड में, 4,000 4,000 ऐसे 5 साल। 3 इंस्टॉलमेंट पे हो गया है, तो कितना पे कर चुका है ए? 12,000। सही है बच्चों? नाउ यू टेल मी, अब अगर ए ने चौथा इंस्टॉलमेंट जो कि ड्यू था उसको डिफॉल्ट कर दिया पे करने से,
यानी ब्रीच ऑफ कंडीशन हो गया। चौथा, इंस्टॉलमेंट नहीं कर पे कर पाया, तो बच्चों कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अब गवर्नमेंट ए से कितना डिमांड कर सकता है? कितना डिमांड कर सकता है? यस। ओम, नहीं सॉरी पार्थ, आपको लगता है ये 8,000 आना चाहिए? बच्चों यहाँ पर पूरा वो क्लेम करेगा 20,000, क्योंकि कंडीशन ही वही है। क्या कंडीशन है देखो, कि 5 yearly installment 4,000 with a stipulation that in default of payment the whole shall become due. So this is stipulation by way of penalty। यानी बच्चों 12 लिया हुआ है, 20 और चाहिए, टोटल कितना जाएगा बोलो? टोटल कितना ले लेगा गवर्नमेंट? चलो बोलो टोटल कितना ले लेगा? अगर ये 20 भरता है बाद में जाके, टोटल 32। तो बच्चों कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कितना देना था? तो रिमेनिंग 12,000 क्या हो गया? ऊपर का 12,000 को आप क्या कहेंगे? ऊपर के 12,000 को पेनल्टी। दैट इज व्हाट द पॉइंट इज। बच्चों वही पॉइंट सिखाना है मुझे। पॉइंट समझ में आया कि नहीं? अभी मैं क्या कर रहा हूँ, पेनल्टी कैसे डिसाइड होती है। वो 20 का 20 देता, अगर 10 का 20 देता तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से था ना बच्चों। लेकिन 20 का 32 ले लिया, तो ऊपर का 12,000 विल बी ट्रीटेड एज पेनल्टी। बच्चों एग्जाम्पल नंबर 3 में देखो, कहीं पर भी बॉन्ड वर्ड नहीं है। चलो, कहीं पर भी बॉन्ड वर्ड नहीं है, यानी ये नॉर्मल केस है। देखो क्या लिखा है, ए अंडरटेक्स टू repay बी लोन ऑफ 10,000 बाय 5 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। बच्चों आप बताएंगे 10,000 रिपे करना है 5 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी एक इंस्टॉलमेंट कितने का? एग्जाम्पल नंबर 3 में 2,000 का आएगा ना? यस। ओके देखो, ए अंडरटेक्स टू repay बी लोन ऑफ 10,000 बाय 5 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट विथ स्टिपुलेशन, क्या कंडीशन के साथ? दैट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ एनी इंस्टॉलमेंट द होल शैल बिकम ड्यू। इसमें भी वही वर्ड आया बच्चों, द होल शैल बिकम ड्यू। लेकिन लास्ट लाइन पढ़ो क्या लिखा है, दिस स्टिपुलेशन is not by way of penalty and the contract may be enforced according to its terms। इसका मतलब क्या बच्चों? अगर मैं कहूं कि 2 इंस्टॉलमेंट पे हो चुके हैं, चलो आंसर दो। 2 इंस्टॉलमेंट 2-2 हजार के पे हो चुके हैं, अब बताओ एक कितना रिकवर कर सकता है? 14 के? कैसे? इट्स नॉट 14 के, ए कैन रिकवर ओनली 6,000। अभिशंकर, ए कैन रिकवर ओनली 6,000, क्योंकि ये कोई बॉन्ड नहीं है, यहाँ पेनल्टी नेचर है ही नहीं। लास्ट लाइन पढ़ो क्या लिखा है, दिस स्टिपुलेशन इज नॉट बाय वे ऑफ पेनल्टी and contract may be enforced according to its terms। according to its terms मतलब according to section 74। 74 क्या कहता है, 10,000 से ज्यादा क्लेम नहीं होगा, उससे कम हो जाएगा लेकिन उससे ज्यादा क्लेम नहीं होगा। तो यहाँ पर वो बच्चों कितना ड्यू होगा,
तो ओनली 6,000 नॉट 10,000. ओके, थोड़ा कंफ्यूजिंग है. देखो, आपको सेकेंड एंड थर्ड एग्जाम्पल ऑलमोस्ट सेम लगेगा, बट दोनों में एक इंपॉर्टेंट वर्ड है. सेकंड में बॉन्ड वर्ड है, देखो बॉन्ड, एंड थर्ड में बॉन्ड वर्ड नहीं है. सेकंड इज एग्जाम्पल ऑफ पेनल्टी, थर्ड इज एग्जाम्पल ऑफ लिक्विडेटेड डैमेजेस. जितना नॉर्मल कोर्स में लॉस अराइज होगा उतना ही मिलेगा आपको, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा. इज दैट ओके? यस, जरा रिस्पॉन्स दो. क्लियर हो रहा है बच्चों? हाँ, थोड़ा रीडिंग करो एंड डाउट मुझे वापस पूछना बच्चों नेक्स्ट लेक्चर. बच्चे एक काम करो, अभी नेक्स्ट जो डिस्टिंक्शन लिखा है, डिस्टिंक्शन बिटवीन लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी, जरा साइड में लिख लो रीड करके, घर पे पढ़ लेना इसको. इसको आप घर पे पढ़ लेना. ओके, सो मैं ये लीव कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ. एंड सभी लोग बच्चों नेक्स्ट हेडिंग पर आ जाओ. बच्चों जो डिस्टिंक्शन है वो मैंने आपको होमवर्क दे दिया घर पे पढ़ने के लिए. मेरे हिसाब से वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है. सच तो ये इज नॉट सो इम्पोर्टेंट. ओके, अभी तक उस पे से कोई भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, एंड चांसेस भी कम है. हाँ, पूछा किस पर जाएगा आपके सामने है, देखो. बट बच्चों हमने पढ़ा है इनिशियल लेक्चर्स में, मतलब इस टॉपिक में, कि whenever there is a breach of contract, the aggrieved party gets legal remedies, various remedies. हमने 5 प्रकार के रेमेडीज पढ़े थे, उसमें से पहला हमने समझ लिया है. द फर्स्ट लीगल रेमेडी जो मिलता है दैट इज टू क्लेम डैमेजेस. एम आई राइट? इफ देर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय अदर पार्टी, we are in a position to claim damages. एंड हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डैमेजेस भी पढ़ लिए, बराबर है. ऑर्डिनरी, स्पेशल, विंडिक्टिव, नॉमिनल. एंड बच्चों डैमेजेस कॉज ड्यू टू डिले और डिटोरिएशन, वो सब हमने पढ़ लिया है. प्री फिक्स्ड डैमेजेस पढ़ा हमने. तो बच्चों सिर्फ डैमेजेस क्लेम करना ही क्या लीगल रेमेडी है क्या? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जब होता है तो यू गेट ओनली वन लीगल रेमेडी, दैट इज टू क्लेम डैमेजेस. नो, apart from that, apart from claiming damages, you also get other remedies. आपको इसके अलावा भी कुछ और लीगल रेमेडीज मिलेंगे अगर सामने वाला ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो. अब बच्चों वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपको पहले से ही पता है. मैंने आई थिंक लास्ट लेक्चर डिस्कस भी किया था इसमें. चलो बच्चों नेक्स्ट बताओ, रिसीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. कैन यू सी द हेडिंग? अगर आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया मेरे साथ, बच्चों ध्यान से सुनो, आपने अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ किया, आपने मुझे एज अ सेलर गुड्स डिलीवर नहीं किया टाइम पर, तो बच्चों आप एक्सपेक्ट करते हो क्या कि मैं मेरा ऑब्लिगेशन पूरा करूं? आपने पूरा नहीं किया, आर यू एक्सपेक्टिंग मी टू कंप्लीट माय ऑब्लिगेशन? पॉसिबल ही नहीं है बच्चों. मैं सीधा कहूंगा आपने पूरा नहीं किया आपका ऑब्लिगेशन, तो मैं क्यों अपना प्रॉमिस पूरा करूं? देयरफॉर आई गेट द राइट टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट. आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का एक प्रकार से पावर मिल गया. सी, मैं डैमेजेस तो क्लेम करूंगा आपसे, मैं छोड़ूंगा नहीं आपको, बट आपके ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करने से आई एम डिस्चार्ज फ्रॉम नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. डू यू एग्री विद दिस? मैं मेरे सारे ऑब्लिगेशन से बरी हो गया, फ्री हो गया, क्योंकि जब आपने परफॉर्म नहीं किया तो आई एम ऑल्सो नॉट अंडर ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म इट. बच्चों रिसीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग समझ में आया सबको? कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करना मीनिंग क्लियर हुआ सबको? सो दिस इज ऑल्सो अवेलेबल रेमेडी to the aggrieved party. Let us read with example. When a contract is broken by one party, the other party may treat the contract as rescinded. बच्चों क्या मतलब है अदर पार्टी में ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रिसाइंडेड? मतलब कैंसल्ड.
तुमने गुड्स डिलीवर नहीं किया तो एज अ बायर मैं आपके साथ आपका किया गया कॉन्ट्रैक्ट कैंसल करूंगा, है कि नहीं? इन सच केस ही इज एब्सॉल्व्ड ऑफ ऑल हिज ऑब्लिगेशन। बच्चों, आपने मुझे गुड्स टाइम पर डिलीवर नहीं किया, आपने ब्रीच किया, उसके वजह से मैं जो है अपने सारे ऑब्लिगेशन से मैं फ्री हो गया। इन सच केस ही इज एब्सॉल्व्ड ऑफ ऑल हिज ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट and is entitled to compensation for any damages that he might have suffered. ओके, रेसिशन का मतलब क्या, मीनिंग क्लियर है? एग्जाम्पल देखो, ए प्रोमिसेस बी टू डिलीवर 50 बैग्स ऑफ सीमेंट ऑन सर्टन डे। तो बच्चों, ए ने जब प्रॉमिस किया गुड्स डिलीवर करने का, तो बी ने भी प्रॉमिस किया कि नहीं? देखो, बी एग्रीज टू पे द अमाउंट ऑन रिसिप्ट ऑफ गुड्स। बी ने कहा जैसे ही मुझे सीमेंट मिल जाएगा, 50 बैग्स ऑफ सीमेंट, ए मैं तुमको पेमेंट कर दूंगा। लेकिन हुआ क्या बच्चों? ए फेल टू डिलीवर द सीमेंट ऑन अपॉइंटेड डेट। चलो टाइप करो, किसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया? किसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया? ए ने किया। ए ने सीमेंट डिलीवर किया ही नहीं। तो बच्चों, आर यू एक्सपेक्टिंग दैट बी पेमेंट करेगा उसको? नो। तो आपको लगता नहीं बी फ्री हो गया उसको पे करने से? और जो पढ़ाई के उसकी जो लिए लाइफ। मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट से तैयारी का साथी। और जो उसकी जो लाइबिलिटी थी पे करने की प्राइस, उससे वो फ्री हो गया। एंड सिर्फ फ्री ही नहीं हुआ, आपको लगता नहीं बी आगे चलकर डैमेजेस भी क्लेम करेगा ऐसे? सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड ही नहीं किया उसने, वो डैमेजेस भी क्लेम करेगा ए से, क्योंकि ए ने परफॉर्मेंस नहीं दिया ना, उसके वजह से बी को लॉस हुआ होगा। तो बच्चों, अपार्ट फ्रॉम क्लेमिंग डैमेजेस, अनदर अवेलेबल रेमेडी इज रिसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंड बच्चा, आई एम श्योर कि मैंने ये कंप्लीट कर दिया है ना, आपको समझ में आ गया है। इज दैट ओके विथ एवरीवन? यस नो टाइप करो जरा। किसी को डाउट पूछना है? सर नहीं समझा करके? क्लियर है सबको? तो बच्चों, नेक्स्ट वन है क्वांटम मिरूट। मैं क्या करूंगा, इसको कल पढ़ाऊंगा बच्चों। जो इजी है ना, वो आज हम कवर कर लेते हैं, ठीक है? इफ यू डोंट माइंड, लेट्स स्टार्ट थर्ड वन। सेकेंड वन आई विल कवर टुमारो, ओके? जो सिंपल है, छोटा है, वो आज कवर कर लेते हैं। तीसरा पढ़ो बच्चों, टाइप करो हेडिंग क्या लिखा है। लीगल रेमेडी। रिसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बाद नेक्स्ट लीगल रेमेडी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? सूट फॉर, क्या लिखा है? सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। बच्चों, याद आया एंटीक वाला एग्जांपल, एंटीक पीस वाला? एक एंटीक पीस बेचने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, आप मुझे 2 दिन बाद वो एंटीक पीस डिलीवर करने वाले हैं। आपने डिलीवर किया, लेकिन वो एंटीक पीस नहीं था जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। कुछ समझ में आया? मैंने पूछा कि वो एंटीक पीस जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो दे दो मुझे।
तो आपने कहा नहीं वो नहीं है, मैं उसकी जगह दूसरा सामान देता हूँ आपको। मैंने बोला नहीं मुझे वही चाहिए। सामने वाले ने कहा नहीं है चाहिए तो डैमेजेस ले लो मेरे से। मैंने कहा मुझे डैमेजेस भी नहीं चाहिए, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर डैमेजेस। मैं चाहता हूं कि हमारे बीच में जिस गुड्स को लेकर कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जिस एंटीक को लेकर कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, मुझे वही एंटीक चाहिए, है ना। एंड मैं कोर्ट जाकर आपके ऊपर केस करूंगा एंड आपको कहूंगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए। कोर्ट आपको ऑर्डर देगा कि जिस एंटीक पीस को लेकर आपने गिरीश के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, आप वही एंटीक पीस लाकर उसको दो। उसके जगह ना कोई डैमेजेस चलेगा, उसकी जगह और कुछ नहीं चलेगा। गिरीश को जो चाहिए वही आप लाके दो, ऐसा कोर्ट डायरेक्शन देगा सामने वाले को, एंड उसे स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस देने के लिए फोर्स करेगा। बच्चों समझ में आ रहा है बच्चों मैंने क्या पढ़ाया? यहाँ डैमेजेस लेना इज नॉट इम्पोर्टेंट। मुझे आपके मॉनेटरी डैमेजेस में 1 रुपए का इंटरेस्ट नहीं है। मुझे डैमेजेस चाहिए ही नहीं। मैं चाहता हूं कि हमारे बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है, आप एग्रीमेंट के हिसाब से चलो एंड मुझे वही गुड सप्लाई करो जो हमने एग्रीमेंट किया था, हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था। बच्चों आर यू गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट? सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। यहाँ पर बच्चों मुझे बताओ, मैं सामने वाले के ऊपर केस कर रहा हूँ डैमेजेस क्लेम करने के लिए कि वो परफॉर्मेंस जो हमारे बीच में हुआ था कॉन्ट्रैक्ट। आपका जब तक टाइप्ड आंसर मैं देखूंगा नहीं, पढ़ाऊंगा नहीं। परफॉर्मेंस ओम ने लिख दिया। व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स? ओके बच्चे यहाँ ना स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस दो। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर डैमेजेस। डैमेजेस इज नॉट एडिक्वेट रेमेडी। मैं चाहता हूं कि कोर्ट मुझे मदद करे एंड मुझे सामने वाले से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दिलाए। जो प्रॉमिस हुआ है वो प्रॉमिस कैरी करने के लिए बोले, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो बच्चे इट्स अ वेरी इजी डिस्कशन। तो मैं रीड करता हूं, देखो क्या लिखा है। Where the damages are not an adequate remedy in case of breach of contract, the court may in its discretion, the court may in its discretion, कोर्ट अपने मर्जी के हिसाब से, कोर्ट अपना खुद का डिसीजन लेते हुए, the court may in its discretion on a suit for specific performance direct a party in a breach, जिस पार्टी ने ब्रीच किया उसको डायरेक्शन देगी टू कैरी आउट हिज प्रॉमिस अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कि देखो भैया आप अपना प्रॉमिस कैरी आउट करो जिस हिसाब से आपके बीच और उनके बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। सामने वाले को आपका डैमेजेस नहीं चाहिए, वो चाहता है कि आपके एंड उसके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट उसी हिसाब से पूरा हो। बच्चों जरा मुझे आपका यस टाइप करते हुए दिखना चाहिए। हैव यू अंडरस्टूड एवरीवन? नो टाइप करेंगे तो अगेन आई विल एक्सप्लेन। इफ यू अंडरस्टूड प्लीज लेट मी नो एवरीवन बाय टाइपिंग यस। शॉर्टकट वाई लिखेंगे बच्चों तो भी चलेगा। एन के लिए एन, नो के लिए एन। ओके ओके बच्चों, आई थिंक ये मैंने पहले भी पढ़ाया था, आपके लिए रिवीजन है ये। सूट फॉर इंजंक्शन, अनुष्का शर्मा। पढ़ाने की जरूरत है क्या? सूट फॉर इंजंक्शन, अनुष्का शर्मा वाला एग्जाम्पल, YRF। याद आया? 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट, सबको याद आया? हाँ तो एक काम करो, नेक्स्ट वन आप ही पढ़ो। सूट फॉर इंजंक्शन विथ एग्जाम्पल, सूट फॉर इंजंक्शन विथ एग्जाम्पल, सभी लोग पढ़ लो। इसमें नाम दिया एन फिल्म स्टार, सच तो है कि शी इज अनुष्का शर्मा, डायरेक्टली बुक ने नहीं लिखा है, बट ये अनुष्का शर्मा का केस है बच्चों।
मैं आपको ओपनली बता रहा हूँ, ये अनुष्का शर्मा का केस है। उन्होंने सबसे पहली मूवी जो यशराज फिल्म्स की वो है रब ने बना दी जोड़ी। सही है क्या बच्चों? विथ शाहरुख खान, रब ने बना दी जोड़ी। फिर बच्चों इनकी सेकेंड मूवी जो आई, बरोबर है, वो थी रणवीर सिंह के साथ बैंड बाजा बारात। सही है क्या? बैंड बाजा बारात। बहुत बच्चों को नॉलेज होगा इसका, मुझे कम है। तो बच्चों इनकी दो फिल्में आ गई थी यशराज फिल्म्स की, एक और आनी थी, है कि नहीं? तो इनको कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना था 3 फिल्मों का, इन्होंने प्रॉमिस किया था यशराज फिल्म्स को। तो बच्चों इन्होंने क्या किया, थर्ड मूवी में काम करने की बजाय किसी और का फिल्म साइन कर दिया, किसी और पर्टिकुलर प्रोड्यूसर का फिल्म साइन कर दिया। अक्षय कुमार के साथ पिक्चर आया था बच्चों, वो अच्छा ही नाम था, क्या नाम था मैं भूल गया, हाँ पटियाला हाउस। तो बच्चों इसकी जब शूटिंग हो रही थी तो यशराज फिल्म्स के एडवोकेट लोगों ने आकर अनुष्का शर्मा को शूटिंग करने से रोका था, ये बोलते हुए कि आपका 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट है यशराज फिल्म्स के साथ, तो आपको तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक 3 फिल्में रिलीज नहीं हो जाती। एंड बच्चों उनको स्टॉप किया गया वो शूटिंग करने से, बिकॉज ऑफ इंजंक्शन, प्रिंसिपल ऑफ इंजंक्शन। एंड बच्चों जब उनकी तीसरी पिक्चर आ गई यशराज फिल्म्स की बदमाश कंपनी, तब उसके बाद इन्होंने दूसरे प्रोड्यूसर्स लोगों की फिल्में साइन करने को स्टार्ट की। बच्चों ये कहानी थी अनुष्का शर्मा की। अब ये कितना इसमें तथ्य है, फैक्ट्स है बच्चों, आई डोंट नो, बट मैं भी रीड करके आपको बता रहा हूँ। मैंने भी ये केस स्टडी पढ़ा था एक जगह, तो मैं वही शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। ओके बच्चों, हैव यू अंडरस्टूड माय एग्जांपल? अनुष्का शर्मा, मैंने मूवीज के साथ बता दिया आपको नाम। ओके बच्चों, फिल्मों के नाम तक बता दिए मैंने। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक पॉइंट नंबर 4, शैल आई अज्यूम इट इज अंडरस्टूड? ओके। एंड बच्चों लास्ट पॉइंट इसमें कवर करते हैं हम लोग। क्या लिखा है देखो, पार्टी सेक्शन 75 है, एंड दिस इज लास्ट सेक्शन टू कंप्लीट दिस यूनिट, यूनिट नंबर 5 कंप्लीट। इसमें हम सिर्फ नेक्स्ट लेक्चर क्या पढ़ेंगे, एक जो पेंडिंग है ना अपना क्वांटम मिरूट, वो पढ़कर नेक्स्ट लेक्चर यानी कल बच्चों नया टॉपिक भी स्टार्ट हो जाएगा अपना, यूनिट नंबर 6, एंड दैट विल बी द लास्ट यूनिट फॉर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ओके, तो सेक्शन 75 में क्या लिखा है देखो बच्चों, पार्टी rightfully rescinding the contract entitled to compensation। बच्चों पार्टी rightfully rescinding the contract entitled to a compensation। अब इसमें वो क्या बताना चाहते हैं जरा पढ़ते हैं देखो। A person who rightfully rescinds the contract is entitled to a compensation for any damage which he has sustained through non fulfillment of contract। अब बच्चों ये तो हमको मालूम है पहले से ही, बरोबर है। बच्चों आपको याद है मैंने एग्जाम्पल लिया था एक सिंगर का, होटल मैनेजर के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट करता है कि मैं आपके होटल में आकर 8 वीक सिंगिंग करूंगा, एंड आप मुझे हर सिंगिंग का 500 रुपीज देंगे। फिर अचानक एक सिंगर जो है वो 4 वीक के बाद गायब हो गया, 2 वीक गायब था, फिर 7th वीक वापस आ गया एंड गाना गाने लगा, एंड होटल मैनेजर ने उसको कंटिन्यू करा दिया। याद है बच्चों एग्जाम्पल? तो बच्चों ऐसे केस में होटल मैनेजर ऐसे सिंगर को कंटिन्यू करा सकता है, भले उसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया था लेकिन बाद में फिर आके कंप्लीट करने लगा,
ऐसे व्यक्ति को वो कंप्लीट करने के लिए बोल सकता है, लेकिन होटल मैनेजर यहाँ ये भी बोल सकता है कि बीच में जो तुम 2 वीक एब्सेंट थे, तुमने कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया, उसकी वजह से मुझे जो नुकसान हुआ है सिंगर, वो तुम्हें देना पड़ेगा। ऐसा अगर बोलकर वो उसको काम पे रखता है, तो बच्चों बताओ होटल मैनेजर को क्या वो कॉम्पनसेशन मिलेगा? क्या वो कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए? हाँ, मिलना चाहिए। बच्चों आप एग्जाम्पल पे ध्यान देंगे ना तो आपको पूरी आइडिया आ जाएगी। देखो, आप एग्जाम्पल पे जरा ध्यान देंगे ना, आपको पूरी आइडिया आ जाएगी। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बच्चों, क्योंकि ये एक जगह और यूज हुआ है। क्या लिखा है देखो, अ ए a singer contracts with B कौन है बच्चों? मैनेजर ऑफ अ थिएटर, to sing at his theater for 2 nights in every week during next 2 months। बच्चों केस स्टडी समझ में आ गया? सिंगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है मैनेजर के साथ कि मैं 2 महीने वीकेंड में आकर आपके थिएटर में सिंगिंग करूंगा या करूंगी, जो भी है। एंड बी एंगेजेस टू पे हर 100 रुपीज फॉर ईच नाइट्स परफॉर्मेंस। और बच्चों हर नाइट परफॉर्मेंस का थिएटर मैनेजर ने उनको वादा किया कि मैं आपको 100 रुपए दूंगा। लेकिन बच्चों हुआ क्या देखो, ऑन द 6th नाइट ए मतलब सिंगर विलफुल्ली, यानी जानबूझकर, विलफुल्ली एब्सेंट्स हरसेल्फ फ्रॉम द थिएटर। यानी बच्चों क्या हुआ, ये लाइन का मतलब क्या हुआ? टाइप करो, ये लाइन का क्या मतलब हुआ? ए विलफुल्ली एब्सेंट्स हरसेल्फ फ्रॉम द थिएटर मतलब क्या किया? कहीं ना कहीं सिंगर ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया कि नहीं? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, तो किसको लीगल रेमेडी मिलेगा कॉम्पनसेशन क्लेम करने का? हु इज एंटाइटल्ड टू क्लेम कॉम्पनसेशन हियर? बी। ओके, तो बच्चों क्या हो रहा है देखो आगे, ए विलफुल्ली एब्सेंट्स हरसेल्फ फ्रॉम द थिएटर एंड बी इन कॉन्सिक्वेंस, एंड बी ने क्या किया एज अ रिजल्ट, रिसाइंस द कॉन्ट्रैक्ट। एंड बी ने अपने तरफ से ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। जब वो आ ही नहीं रही है गाना गाने, तो बी करेगा क्या? तो बी ने अपने तरफ से ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। लेकिन बाद में क्या लिखा है, बी इज एंटाइटल्ड टू क्लेम कॉम्पनसेशन फॉर द डैमेज which he has sustained through non fulfillment of the contract। तो बच्चों आपको लगता नहीं बी इज इन अ पोजीशन टू क्लेम डैमेजेस? कल को बी ने ए को वापस बुलाकर या ए वापस आकर सिंगिंग करने भी लग जाए, तो भी बी को ये पूरा हक है कि उसका जितना भी नुकसान हुआ है सिंगर के न आने से, बच्चों उतना वो क्लेम कर सकता है। क्लियर कट लिखा, उसको ये राइट मिलेगा, क्योंकि उसने ये राइटफुल्ली कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन किया हुआ है। सामने वाले ने गलती की, मैंने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया। अब मैंने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया मतलब इसके साथ साथ मुझे सामने वाले के ऊपर कॉम्पनसेशन क्लेम करने का भी तो चांस मिला कि नहीं? मुझे आपने कॉन्ट्रैक्ट अगर कैंसिल कर दिया तो मैं तो मतलब ब्रीच कर दिया, तो मैं अपने तरफ से कॉन्ट्रैक्ट को एंड समझूंगा। बट मैं ऐसा छोड़ दूंगा क्या आपको? आपने कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया, इसकी वजह से मुझे नुकसान हुआ, तो उसका मैं कॉम्पनसेशन क्लेम करूंगा कि नहीं आपसे? यस बच्चों, व्हाट्स योर रिस्पॉन्स? फास्ट तो नहीं जा रहा हूं ना बच्चों में? एम आई गोइंग फास्ट? ये सारे एग्जाम्पल्स बच्चों कवर हो गए ना, इसलिए थोड़ा फास्ट जा रहा हूं मैं, और कुछ नहीं। ओके, क्या है कि ये एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी कवर किया था, इसलिए मैं ये थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ आपको, क्योंकि मुझे मालूम है कि बहुत बच्चों को याद आ गया था वो केस। ओके, तो बच्चों आई थिंक यूनिट नंबर 5 वी हैव कंप्लीटेड एक्सेप्ट दिस प्रिंसिपल, क्वांटम मिरूट। यानी आप कल लेक्चर में आएंगे तो बच्चों ये प्रिंसिपल हम कंप्लीट करेंगे, our unit number 5 will be completed, and then we will start with the last unit।
Unit number 6, where we have to understand two important types of contract, quasi contracts and contingent contracts. ये दो कॉन्ट्रैक्ट हमको डिटेल में पढ़ने हैं। तो मुझे लगता है अगर कल टाइम मिला, नहीं मुझे लगता है नेक्स्ट वीक का और एक लेक्चर जाएगा एंड अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा हो जाएगा। ओके, उसके बाद सीए एंड सीएस के स्टूडेंट्स अलग हो जाएंगे, दोनों का लेक्चर अलग अलग होगा, क्योंकि इसके बाद जो मैं पढ़ाऊंगा। सीएस स्टूडेंट जरा रिएक्शन दो, आपको सेल ऑफ गुड्स एक्ट है क्या? सीए वालों को सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, आप लोगों को है क्या? सीएस सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट है क्या आप लोगों को सिलेबस में? बुक है आपके यहाँ सभी? है शायद ना। हाँ, ओके, मैं भी कंफर्म कर लेता हूँ क्योंकि लास्ट ईयर थोड़ा चेंज हुआ है, शायद ऐसा कुछ है पोर्शन। ओके, डोंट डोंट वरी, आई विल टेल यू टुमारो। ओके, तो बच्चों आज का लेक्चर मैं यहीं तक स्टॉप करता हूँ। किसी को डाउट है तो बोलो जरा। हमने देखो 4 प्रकार के लीगल रेमेडीज पढ़े। टू क्लेम डैमेजेस, रिसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बरोबर है। देन वी डिस्कस सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सूट फॉर इंजंक्शन, एंड फाइनली पार्टी राइटफुली साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट एंटाइटल्ड टू कॉम्पनसेशन। एक लास्ट का बाकी रह गया है, क्वांटम मेरिट, दैट विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर टुमारो। ओके, यस, कोई डाउट टाइप कर रहा है क्या? सर वाईआरएफ को लॉस हुआ होगा ना, तो वो कॉम्पनसेट कर सकते हैं क्या? मतलब नहीं, देखो वाईआरएफ को लॉस नहीं हुआ एक्चुअली। वाईआरएफ अनुष्का शर्मा को रोक सकता है। प्रिंसिपल ऑफ इंजंक्शन यही है कि आप सामने वाले को रोक सकते हो। याद है मैंने पढ़ाया था एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, याद है? एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, बस उसमें ये एक्सेप्शनल केस था कि अगर आप खुद से अगर किसी को प्रॉमिस करते हो, खुद से, जैसा ये अनुष्का शर्मा ने किया ये यशराज फिल्म्स के साथ, कि आई प्रॉमिस कि मैं आपके 3 फिल्मों में काम करूंगी, तब तक मैं किसी और फिल्म में काम नहीं करूंगी। जब आपने खुद ही ऐसा साइन करके दिया है बॉन्ड, तो उसे फॉलो करो। अब कल को आपने फॉलो नहीं किया तो यशराज फिल्म्स आपको रोक सकता है। दैट इज द लीगल रेमेडी। यशराज फिल्म्स को लीगल रेमेडी मिलता है कि वो आपको काम करने से रोक सकता है, ये बोलते हुए कि आपका एग्रीमेंट हमारे साथ 3 फिल्मों का है, उसे पूरा हो जाने दीजिए फिर करिएगा। ओके बच्चों, ये वाईआरएफ का 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट बहुत फेमस है। इसमें परिणीति चोपड़ा, अनुष्का शर्मा, वानी कपूर, सुशांत सिंह भी थे, मैंने सुना है, यशराज फिल्म्स के साथ। तो ऐसे बहुत सारे एक्टर्स लोगों को, नए नए एक्टर्स लोगों को जब ये साइन करते हैं तो उनके साथ ऐसा ये प्रॉमिस ले लेते हैं एंड फिर उनसे ये प्रॉमिस पूरा भी करवाते हैं। ओके, आप देखेंगे ना बच्चों उस एग्जाम्पल में, ओम, पॉइंट नंबर 4 में कहीं पर भी कॉम्पनसेशन क्लेम करने वाली बात नहीं है, सिर्फ फिल्म एक्टर को रोका गया। क्या आपका हमारे साथ एग्रीमेंट है, पहले उसे पूरा हो जाने दो, फिर आप कहीं और काम कर सकते हैं। अभी समझ में आ गया ओम सबको? आपको क्लियर हुआ? इसमें कॉम्पनसेशन लेने देने की बात ही नहीं है बच्चों। ओके, ठीक है, चलो।